नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो अभी अपन ने जो सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था उसके अंदर अपनी नंबर 1 प्रॉपर्टी थी जो वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड के साथ में रिलेट कर रही थी, जिसका फॉर्मूला था अपने पास में दोस्त WW अपॉन WS। क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। और इसी फॉर्मूले को आप चाहो तो मास की टर्म में भी लिख सकते हो, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इंटू कितना कर सकते हो आप लोग? 100 कर सकते हो। ठीक है। अब इस वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए अपने पास में कुछ तो है लेबोरेटरी मेथड, कुछ तो कैसे लेबोरेटरी मेथड, और कुछ अपने पास में कैसे मेथड्स है? फील्ड मेथड है। कैसे मेथड्स है? फील्ड मेथड्स है। ठीक है। अब इस लेबोरेटरी और फील्ड्स मेथड के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा कि यदि आप लोग वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए लेबोरेटरी मेथड्स का यूज करते हो तो सबसे पहले आप ग्राउंड से क्या करोगे? सॉइल की सैंपलिंग करोगे। सैंपलिंग का मतलब है कि आप ग्राउंड से सॉइल सैंपल को बाहर निकालोगे, और सॉइल सैंपल को बाहर निकालने के बाद में उसको केयरफुली का मतलब यह है कि उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसके वाटर कंटेंट में या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, और उस सैंपल को कहां लेके आओगे? लेबोरेटरी के अंदर। और लेबोरेटरी के अंदर लाके आप क्या करोगे? उस सॉइल का वेट ऑफ वाटर निकालोगे कि उस सॉइल में कितने अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है, उसका वेट निकालोगे, आइदर मास निकालोगे, और उसमें जो सॉलिड प्रेजेंट है उन सॉलिड्स का वेट कितना है उसको आप डिटरमाइन करोगे। और ऐसा करने के बाद में आप उसका क्या निकाल दोगे? वाटर कंटेंट निकाल दोगे। और फील्ड्स मेथड के अंदर आप क्या करोगे कि जो आपका सॉइल स्पेसिमेन है उस सॉइल स्पेसिमेन को आप लेबोरेटरी के अंदर नहीं लेके आओगे, मतलब उसकी सैंपलिंग नहीं करोगे, बाहर निकाल के लैब में नहीं लाओगे। जिस सॉइल का आपको वाटर कंटेंट निकालना है उसी सॉइल को उस जगह पर ही आप उसका वेट ऑफ वाटर निकालोगे, वेट ऑफ सॉलिड निकालोगे और उससे वाटर कंटेंट निकाल दोगे। या फिर आप इनडायरेक्टली कुछ मेथड्स का यूज करके वाटर कंटेंट को आप क्या कर सकते हो? डिटरमाइन कर सकते हो। तो अभी अपन बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे अपन वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं ना। मेथड नंबर 1 है ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा मेथड है? ओवन ड्राइंग मेथड है। ठीक है। अब नाम से पता चल रहा, ओवन किस लिए काम आता है? सुखाने के लिए काम आता है, किसी भी चीज को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। और किसी को भी आप हीट दोगे ना तो वहां से क्या होगा? वाटर का ही इवेपोरेशन होगा। ओवन ड्राइंग मेथड मतलब ओवन के अंदर सॉइल को आप सुखा दोगे, सुखाने के बाद में उसका वाटर कंटेंट डिटरमाइन करोगे। दूसरा मेथड्स होता है आपके पास में पिक्नोमीटर मेथड। क्या होता है? पिक्नोमीटर मेथड। आपके पास में एक पिक्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है लेबोरेटरी के अंदर। ग्लास की एक छोटी सी बोटल्स रहती है अप्रोक्सीमेट 900 ml की, उसका यूज करके आप क्या निकालते हो? वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हो। नेक्स्ट आपका मेथड आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड के अंदर आप लोग क्या करते हो? कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हो जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaC2। और कैल्शियम कार्बाइड को आप वाटर के साथ में मिक्स करके और उससे जो गैस इवेपोरेटेड हो रही है उससे गैस इवॉल्व होती है C2H2 एसिटिलीन गैस। वो कितना इवॉल्व हो रहा है उसको आप अमाउंट को चेक करते हो, जिससे आप लोगों को क्या मिल जाता है? इनडायरेक्टली वाटर कंटेंट मिल जाता है। तो ये दो आपको नंबर 1 और नंबर 2 मेथड्स दिख रहे हैं, ये दोनों लेबोरेटरी मेथड है, लैब के अंदर किए जाते हैं, प्रयोगशाला के अंदर किए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपका फील्ड मेथड है। कैसा है? फील्ड मेथड है। इसके अंदर अपन मॉइस्चर टेस्टर लेके जाते हैं और मॉइस्चर टेस्टर से फील्ड के अंदर ही सॉइल का क्या अपन डिटरमाइन कर लेते हैं? वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं। अगला मेथड होता है दोस्त सैंड बाथ मेथड। ठीक है। जो सैंड बाथ मेथड्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस लेने का तरीका वो सिमिलर है किसके? ओवन ड्राइंग मेथड्स के। जैसा आपका ओवन ड्राइंग मेथड्स के अंदर ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका होता है वही तरीका किसके अंदर होता है? सैंड बाथ मेथड के अंदर होता है। बस सैंड बाथ मेथड्स के अंदर डिफरेंट क्या होता है कि वहां पर वाटर को इवेपोरेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हॉट सैंड का यूज करते हैं। गरम बालू होती है जिसको अपन हीट देते हैं, बालू गरम हो जाती है, उसी बालू के अंदर जिस सॉइल सैंपल का अपने को वाटर कंटेंट निकालना होता है एक कंटेनर के अंदर अपन अंदर रख देते हैं और वहां से अपन क्या निकाल लेते हैं? वाटर कंटेंट निकाल देते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एल्कोहल मेथड। आपको पता है कि जो एल्कोहल होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि वो वाटर में कमी करता है, तो पानी का अमाउंट है उसमें क्या करता है? कमी करता है। तो अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर मिथाइल स्पिरिट ऐड करते हैं।
मिथाइल स्पिरिट ऐड करते हैं। मिथाइल स्पिरिट बोले तो CH3OH, इसको क्या करते हैं सॉइल के अंदर ऐड करते हैं और अपन ये देखते हैं कि कितने अमाउंट का मैंने वहां पे अल्कोहल को ऐड किया और इनडायरेक्टली अपने को क्या मिल जाता है, वाटर कंटेंट मिल जाता है। अगला मेथड होता है मेरे पास में टोजनल बैलेंस मेथड। टोजनल बैलेंस मेथड्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि लैंप का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं लैंप का, और उस लैंप से अपन इंफ्रारेड रेज भेजते हैं, ठीक है। और इंफ्रारेड रेज क्या करती है, उसके पास में एनर्जी होती है, वो एनर्जी ट्रांसफर करती है सॉइल को, जिससे वहां से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। और जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता है वहां पे क्या होती है, वेइंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, भार को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, वो हाथों हाथ मतलब उसी समय साइमल्टेनियसली का मतलब है कि जैसे जैसे आपका सॉइल सूखता जाएगा वैसे वैसे वहां पर वाटर का वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉइल का मेजरमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट मेथड्स है मेरे पास में रेडिएशंस मेथड। कौन सा मेथड्स है, रेडिएशंस मेथड। इस मेथड्स क्या था, अपर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का। रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वाटर के हाइड्रोजन के साथ में स्ट्राइक करते हैं और वहां से अपने को पता चलता है, वहां पे डिटेक्टर लगा होता है, वो डिटेक्टर पता करता है कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी में कितनी कमी हुई है। यदि ज्यादा एनर्जी में कमी हुई तो वाटर कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा। कम एनर्जी में कमी हुई तो वाटर कंटेंट क्या रहेगा, कम। क्योंकि जो वाटर है वो वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और OH माइनस से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूट्रॉन्स है वो किससे आके स्ट्राइक करता है, हाइड्रोजन आयन से। और हाइड्रोजन आयन क्या करता है, आपका जो न्यूट्रॉन्स रहेगा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाला है उसकी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको अभी अपन आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अपने पास में नंबर 1 मेथड्स होता है ओवन ड्राइंग मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओवन ड्राइंग मेथड्स के अंदर अपन कैसे एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर ओवन प्रेजेंट होता है। ओवन का मतलब कुछ भी नहीं है कि एक आपके पास में चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर यदि आप कुछ भी चीज ले जाके रखोगे तो वो चैम्बर में इतना टेम्परेचर होता है कि वो क्या करता है, वहां से आपका जो मटेरियल होगा उसके अंदर वाटर को इवेपोरेट करता है, उसको हीट करता है। तो आप लोग क्या करते हो, एक खाली बर्तन लेते हो, ये क्या है, ये आपका है एक एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर मतलब खाली खाली बर्तन है। और सबसे पहले आप क्या करते हो, इस खाली बर्तन का वेट मेजर कर लेते हो। खाली बर्तन का वेट मैंने मान लिया कितना है, W1 है। कितना है, W1। अब आप क्या करते हो, इस खाली बर्तन के अंदर जिस सॉइल सैंपल का आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, क्या करेंगे दोस्त, इस खाली बर्तन के अंदर जिस सॉइल सैंपल का आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं उस सॉइल सैंपल को लाके इस बर्तन के अंदर रख देंगे अपन। ये मैंने कोई भी सॉइल था, इस सॉइल को मैंने इस बर्तन के अंदर लाके रख दिया और मैंने क्या किया, ये जो सॉइल से भरा हुआ बर्तन है अब इसका मैंने वेट मेजर कर लिया, भार मेजर कर लिया, ठीक है। और इसका जो वेट आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया है क्या, W2। क्या नाम दे दिया, W2। तो आप लोग मुझे बताइए कि अभी जो ये वेट आएगा इसमें कौन कौन इंक्लूडेड रहेगा। तो आप बोलोगे सर एक तो बर्तन है, क्यों, ऐसे तो है नहीं कि बर्तन में से सॉइल को बाहर ले जाके रखोगे, भाई बर्तन के अंदर डाल के रखा है, तो एक तो बर्तन का भार आएगा। और बर्तन का भार कितना ले रखा है मैंने, खाली बर्तन का भार कितना ले रखा, W1। दूसरा साहब इसके अंदर किसका भार आएगा, सॉइल का भार आएगा। दूसरा इसके अंदर किसका भार आएगा, सॉइल का भार आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सॉइल से भरे हुए बर्तन को अपन ओवन के अंदर ले जाके रखेंगे और ओवन के अंदर इस सॉइल को गर्म करेंगे। जनरली वहां पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर होता है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन 100 से थोड़ा ज्यादा रखते हैं और रेंज क्या रहती है, 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहती है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको हीट करते हो, जनरली ये टेम्परेचर रखता है 24 आवर्स के लिए। कितने के लिए रखता है, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए उसके अंदर रख के छोड़ देते हैं और उसको कंटिन्यूअसली हीट होने देते हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद में जो आपका सॉइल है उसमें से जो वाटर है वो सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट। तो आप यदि जनरली देखोगे तो सॉइल के पास में मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं,
सॉलिड, वाटर और एयर, सॉलिड, वाटर और एयर। यदि मैं वेट ऑफ सॉइल की बात करूं तो वेट ऑफ सॉइल में कौन कौन इंक्लूडेड होगा? देखो, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, यही तो इंक्लूडेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे दोस्त? यही तो इंक्लूडेड रहेंगे। अब देखो, अपने को ये बात पहले से पता है कि वेट ऑफ एयर कितना होता है? 0। वेट ऑफ एयर कितना होता है? 0। अब मैंने बोला कि जो ये बर्तन नंबर 2 के अंदर सॉइल थी, इस सॉइल को मैंने किया गर्म। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से वाटर भी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो वाटर की जगह अब कौन आ जाएगा? एयर। और सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी? ड्राई। सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी? ड्राई। अब इस ड्राई सॉइल का मुझे वेट बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस ड्राई सॉइल का जो वेट आएगा वो आएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस आएगा वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ एयर कितना होगा? 0। बताओ भैया, वेट ऑफ एयर कितना होगा? 0। तो आपको यह बात पता चली कि ओवन में गर्म करने के बाद में इस सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो ओनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा? सॉलिड कंपोनेंट। तो यहां पर सॉइल का ओनली कौन सा कंपोनेंट बचने वाला है? सॉलिड कंपोनेंट बचने वाला है। अब ये ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल है, मतलब ओवन से सूखा हुआ जो सॉइल सैंपल है, इसका आप फिर से वेट मेजर कर लोगे और उस वेट को आप बोल दोगे W3। क्या बोल दोगे? W3। अब आप मुझे बताइए सर कि इस W3 के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होगा? तो आप बोलोगे सर एक तो इस बर्तन, और बर्तन के अंदर अभी सॉइल का कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? सॉलिड कंपोनेंट दोनों। और बर्तन का बाहर मैंने कितना मान रखा है? W1 प्लस कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड WS। यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। W2 बराबर W1 प्लस ये जो वेट ऑफ सॉइल था, इस वेट ऑफ सॉइल की जगह मैं देखो WS प्लस WW लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां पे मैंने लिख दिया WS प्लस क्या लिख दिया? WW, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये W1 प्लस WS किसके बराबर है? बताओ, W1 प्लस WS किसके बराबर है? W3 के बराबर है कि नहीं है? बताओ, W3 के बराबर। तो यहां से देखो W3 कितना आ जाएगा? W2 बराबर W1, W1 प्लस WS की जगह मुझे क्या रखना है? W3। क्या रखना है? W3 रखना है। तो मैंने W3 रख दिया, तो रिमेनिंग कौन बच गया? रिमेनिंग बच गया मेरा WW। क्या बच गया? WW। तो इस इक्वेशन से मुझे बताओ WW कितना आएगा? WW बोले तो वेट ऑफ वाटर कितना आएगा? वेट ऑफ वाटर मेरे पास में आ जाएगा W2 माइनस W3। W2 माइनस कितना आ जाएगा? W3। सिमिलरली जो ये इक्वेशन नंबर 3 आपको देख रही है, इस इक्वेशन नंबर 3 से बताओ WS कितना आएगा? वेट ऑफ सॉलिड कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर वेट ऑफ सॉलिड जो आएगा, वो कितना आएगा? W3 माइनस W1 आएगा। W3 माइनस कितना आ जाएगा? W1 आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब आपको वेट ऑफ वाटर मिल गया, वेट ऑफ सॉलिड मिल गया, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा? वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो आई थिंक इस प्रोसेस में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि सबसे पहले एक खाली बर्तन लेना है, उस खाली बर्तन के अंदर सॉइल सैंपल भर लेना है, मॉइस्ट सॉइल सैंपल। मॉइस्ट का मतलब कुछ ना कुछ पानी प्रेजेंट होगा, उसको ओवन के अंदर रखना है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे के लिए। फिर वहां से जो आपका सॉलिड बचेगा और फिर से आपका बर्तन बचेगा, उसको आपको क्या कर लेना है? वेट मेजर। जहां से आपका W3 आ जाएगा, WS आ जाएगा, और यहां से आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ वाटर आपके पास में कितना है? W2 माइनस W3। और वेट ऑफ सॉलिड आपके पास में कितना है? W3 माइनस W1 इंटू क्या कर लोगे? 100। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? आपके वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पूरा लेबोरेटरी प्रोसीजर। और आगे जब मैं आपको एक मेथड्स और बताने वाला हूं, सैंड बाथ मेथड, उस सैंड बाथ मेथड्स के अंदर भी ऑब्जर्वेशन लेने का यही सिमिलर तरीका है कि एक खाली बर्तन होता है, उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल सैंपल भर लेते हैं और इस मॉइस्ट सॉइल सैंपल को ले जाके रख लेते हैं किसके अंदर? एक हॉट सैंड बाथ के अंदर। गर्म की हुई बालू होती है, उसके अंदर ले जाके रख देते हैं और वहां से फिर से आपको सॉलिड मिल जाता है। और फॉर्मूला यही काम आता है एग्जैक्टली। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि यहां पे जो ये टेम्परेचर लिमिट अपन ने रखी है ना, ये टेम्परेचर लिमिट कितनी रखते हैं? तो देखो, मेनली आपके पास में जो सॉइल होती है ना, वो दो तरह की होती है। या तो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होगी या आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल होगी, ठीक है। यदि आपकी सॉइल है इनऑर्गेनिक, कैसी है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो अपन वाटर कंटेंट रखते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
और यदि आपकी 105 से 110 और यदि आपकी सॉइल है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अपन टेम्परेचर लिमिट रखते हैं बिटवीन 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपन क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। तो ये आपको दो टेम्परेचर लिमिट्स हैं, उनको भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो ओवन ड्राइंग मेथड्स के अंदर देखिए, और दूसरा इस ओवन ड्राइंग मेथड्स के अंदर अपने पास क्या है, लेबोरेटरी में ओवन अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हो। आपको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर आप उसके अंदर कंट्रोल करके रख सकते हो। इसका मतलब आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो तो वाटर के इवेपोरेशन को आप जहां पर चाहो वहां पर रोक भी सकते हो, और जितना वाटर इवेपोरेट करवाना चाहो वो करवा भी सकते हो, क्योंकि आपका टाइम भी अंडर कंट्रोल है और टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल है। इसलिए जो ओवन ड्राइंग मेथड्स है ये आपका लेबोरेटरी मेथड्स होने के साथ साथ मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स भी है। कैसा है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड्स भी है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, द ओवन ड्राइंग मेथड्स इज अ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड। जनरली अपन ये यूज करते हैं, दिस इज वेरी एक्यूरेट मेथड बिकॉज टेम्परेचर आर अंडर कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, द सॉइल सैंपल इज टेकन इन अ स्मॉल नॉन कोरोडिबल एयर टाइट कंटेनर। जो आप सैंपल लोगे पहला तो छोटा सा लेना है, ऐसा नहीं कि बड़ी सी तगारी भर के ले आओ जो ओवन के अंदर ही ना आए। थोड़ा सैंपल नॉन कोरोडिबल होना चाहिए, उसी के साथ साथ एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होने का मतलब है कि वहां पे एक्स्ट्रा एयर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एयर आ गई तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। The soil specimen in container is taken dried at a temperature of 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्राई कितने टेम्परेचर पे करना है, 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने टाइम के लिए करना है, 24 घंटे के लिए। कहां पर करना है, लेबोरेटरी के अंदर। Above 110 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बी लॉस्ट। जो आपका क्रिस्टल वाटर होता है वो भी लॉस्ट हो सकता है। कब, जब आपका टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाए, ज्यादा। इसलिए आपको क्या करना है कि जो टेम्परेचर रखना है वो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द वाटर इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो आपके सॉइल होता है उस सॉइल के अंदर जो सॉलिड प्रेजेंट होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइज वाटर, और जिसको इवेपोरेशन नहीं करना होता है। और उसके इवेपोरेट होने के चांसेस कब है, जब आपका टेम्परेचर 110 से ज्यादा हो जाए। तो किसी भी केस में आपको टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा नहीं ही रखना है। ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर देखो ये आपको एयर टाइट एक दिख रहा है कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक वेइंग इक्विपमेंट दिख रहा होगा जहां से अपन वेट मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ ये देखो ये आपको एक ओवन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस ओवन के अंदर देखो ये आपका लगा हुआ ऊपर वाला डोर लगा हुआ, डोर को ओपन करके अंदर किसको रख देते हैं, सॉइल स्पेसिमेन को रख देते हैं। ये आपका एयर टाइट कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप सॉइल सैंपल को इजीली रख सकते हो। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। तो ये आपका कुछ लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज किया जाता है कौन से मेथड्स के अंदर, ओवन ड्राइंग मेथड्स के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर सॉइल कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, मतलब कार्बनिक पदार्थ है और वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब उनका कंसिडरेबल अमाउंट है, और टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिकमेंडेड। ऑर्गेनिक सॉइल है तो आपको जो टेम्परेचर रखना है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पूरा 100 भी नहीं पहुंचना चाहिए। एट हायर टेम्परेचर जिप्सम losses its water of crystallization and the organic soil tend to decompose and get oxidized। होता क्या है कि यदि आप टेम्परेचर 80 से भी ज्यादा कर देते हो तो वहां पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो डीकंपोज होने लगते हैं, वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जिससे आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑक्सीडाइज होते हैं। तो आप एग्जैक्टली वाटर कंटेंट को वहां पर डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो ये जिप्सम है ना, जिप्सम वो क्रिस्टलाइन वाटर का भी वहां पे क्या करवा सकता है, लॉस करवा सकता है। इसलिए टेम्परेचर कितना रखना होता है अपना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑब्जर्वेशंस कैसे लेने हैं
उसका मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया था। तो देखो वाटर कंटेंट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब मैंने आपको प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था कि वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में जब अपन ने W का फॉर्मूला निकाला था वो कितना आया था, W2 माइनस W3, और WS का फॉर्मूला निकाला था वो कितना आया था, W3 माइनस W1 इंटू 100 कर दोगे तो वाटर कंटेंट किस में मिल जाएगा आपको, परसेंटेज में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, परसेंटेज में। अब देखो W1 क्या होता है, W1 मैंने आपको बताया जो एम्प्टी कंटेनर रहेगा, खाली आपका जो बर्तन रहेगा उसका वेट होगा। W2 क्या होगा कि कंटेनर प्लस जो आपने सॉइल यूज किया मॉइस्ट सॉइल उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में W3 क्या होगा, W3 होगा W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और ड्राई सॉइल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सॉलिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आप इन ऑब्जर्वेशंस को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, उस सॉइल का वाटर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है, यहां पे लिखा हुआ है W1 है, उसको बोलते हैं वेट ऑफ कंटेनर। क्या बोलते हैं, वेट ऑफ कंटेनर बोलते हैं। W1 इज द वेट ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट आपका आता है W2। W2 में देखो क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। अब मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या हो गया, उस सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। भाई जब पानी प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर तभी तो उसको डिटरमाइन करोगे ना, जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कैसे डिटरमाइन करोगे। उसके बाद में देखो W3 क्या होता है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। मतलब आपने 24 घंटे के लिए सॉइल को ड्राई कर लिया, उसके बाद में आप वेट कर रहे हो, और ड्राई सॉइल में कौन प्रेजेंट होता है, सॉलिड। नेक्स्ट मेथड है अपना टॉर्जनल बैलेंस मेथड। अगला मेथड कौन सा है, टॉर्जनल बैलेंस मेथड है। ठीक है, अब देखिए टॉर्जनल बैलेंस मेथड्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि टॉर्जनल बैलेंस मेथड्स के अंदर यहां पे लगा होता है कि वेइंग इक्विपमेंट। ठीक है, ये वेइंग इक्विपमेंट किसको मेजर करता है, W' को मेजर कर लेता है। ठीक है, W' बोले तो इनडायरेक्टली वाटर कंटेंट को मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है, वाटर कंटेंट। यहां पे अपन दूसरी तरफ एक सॉइल सैंपल लगता है, सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल, सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल। इधर अपन एक लगाते हैं बल्ब, लैंप लगाते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए, इस बल्ब से क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, रेज निकलती है। वो रेज क्या कर जाती है, सॉइल के पास में जाती है, और जब ये रेज सॉइल के पास जाएगी तो इन रेज के पास में क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। किसको ट्रांसफर करती है, सॉइल। सॉइल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, वाटर। वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करके वहां से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही यहां से वाटर इवेपोरेट होता है तो सॉइल हल्का होगा कि नहीं होगा, तो सॉइल हल्का होगा। तो यहां पे जो ये वेइंग इक्विपमेंट है ना, ये पता करेगा कि सॉइल कितना हल्का हो गया। आगे बात समझ में आएगी। और जितना सॉइल हल्का हो जाएगा उससे आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो आपको वाटर कंटेंट मिलता है वो वेट ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू मिल जाता है टोटल वेट ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्टली अपन इसी को डिटरमाइन कर लेते हैं वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। तो इसके क्या क्या सेलिएंट पॉइंट है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर द इंफ्रारेड लैंप, मतलब इंफ्रारेड लैंप का मतलब क्या हो गया कि आपने एक लैंप को यूज कर रखा है जिसमें से कौन सी रेडिएशन निकल रही है, इंफ्रारेड। कौन सी निकल रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है। एंड टॉर्जनल बैलेंस मॉइस्चर मीटर, एक मॉइस्चर मीटर है जो टॉर्जनल बैलेंस है, जिसके ऊपर अपन ने देखा था ना ऐसा कुछ मीटर लगा हुआ था, ये वाला, ये मीटर जो W' को मेजर कर रहा था वो वाला। ठीक है, इज यूज्ड फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वो रैपिड का मतलब क्या हो गया, अब भैया देखो जैसे जैसे यहां पर है ना, जैसे जैसे यहां पर सॉइल आपका हल्का होता रहेगा, हल्का होता रहेगा, वो रीडिंग किस में आती रहेगी, इस मीटर के अंदर आती रहेगी। तो आपको ऑन दी स्पॉट कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। जैसे जैसे आपका प्रोसीजर हो रहा है आपको इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है, वाटर कंटेंट। मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो आपका रैपिड मेथड्स हो गया कि नहीं हो गया, रैपिड। और यहां पर एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलता है। एक्यूरेट रिजल्ट क्यों मिलता है, क्योंकि आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड्स है उसके अंदर मान लो आप ओवन से सॉइल को बाहर लेके आओ, फिर आप उसका वेट करो, तब तक हो सकता है कि वो सॉइल एनवायरनमेंट में जो वाटर प्रेजेंट है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यहां पे तो एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली आपकी
जो सॉइल है उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या कर रहा है, ड्राई कर रहा है। द इक्विपमेंट हैज 2 मेन पार्ट्स, और इक्विपमेंट के पास में 2 मेन पार्ट होता है। तो देखो ये आप ध्यान रखना, रैपिड एंड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। आगे बात समझ। सबसे पहला इंफ्रारेड लैंप होता है जिससे रेडिएशंस निकलती है। द टॉर्जनल बैलेंस जो मीटर होता है ना, टॉर्जनल बैलेंस मीटर, वो यूज करते हैं। टॉर्जनल बैलेंस मॉइस्चर मीटर होता है, ठीक है। इन दोनों इक्विपमेंट का अपन वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंस ड्राइंग एंड वेइंग, ड्राइंग का मतलब तो क्या हो गया, सूखना, और वेइंग का मतलब हो गया कि भार, जो वहां पे ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है ना, भार लिया जा रहा है मीटर के ऊपर, ठीक है, वो वेइंग अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन है उसको करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। जिस तरीके से आपका सॉइल सूखता रहेगा, आपको ऑन द स्पॉट क्या मिलती रहेगी, रीडिंग मिलती रहेगी एक साथ। द मेथड इज यूजफुल फॉर सॉइल विच क्विकली रीएब्सॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग। किसके लिए यूज करते हैं, ऐसी सॉइल के लिए जो सुखाने के बाद में हाथों हाथ से वापस मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्ब का मतलब वापस से सोख लेती है अपने अंदर, उनके लिए अपन यूज करते हैं। मतलब सॉइल को बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, सूखने के बाद में हाथों हाथ क्या लेना है, ऑब्जर्वेशन लेना, ऑन दी स्पॉट ऑब्जर्वेशन से लेना है, ठीक है। तो ये आपका मॉइस्चर मीटर है जो आपका काम आता है किसके लिए, ये जो बीच में लगा ना मीटर, ये मीटर काम आता है ऑब्जर्वेशंस को लेने के लिए। ये आपका इंफ्रारेड लैंप है, बल्ब लगा हुआ है जिसके अंदर, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन से निकल रही है। और जैसे जैसे आपका प्रोसीजर चलता रहेगा, सॉइल ड्राई होती रहेगी, और उसी तरीके से आपका जो ऑब्जर्वेशंस है, जो रीडिंग्स है, वो किसके ऊपर नोट होती रहेगी, वेट टॉर्जनल बैलेंस मीटर के ऊपर नोट होती रहेगी, ठीक है। अगला आपका मेथड्स आता है जिसका नाम होता है पिक्नोमीटर मेथड्स, ठीक है। ये आपका ज्यादा मतलब है ना, एक्यूरेट मेथड्स तो नहीं है लेबोरेटरी का, अप्रोक्सीमेट मेथड्स है, लेकिन ये आपका कैसा है, रैपिड मेथड है, मतलब ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता इसको करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं व्हाट इज पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर क्या होता है कि आपके ग्लास की बोतल रहती है, कांच की बोतल रहती है, जिसके ऊपर क्या होता है कि एक कॉनिकल ब्रास कैप लगा होता है। ग्लास की बोतल होती है, उसके ऊपर क्या लगा रहता है, कॉनिकल ब्रास कैप लगा रहता है, ठीक है। और इस जो कैप का डायमीटर होता है ना, ये 6 mm होता है। जो टॉप से आप डायमीटर देख रहे हो, जहां से अपन सॉइल और वाटर को अंदर डालेंगे, वो कितना होता है, 6 मीटर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो जनरली कितना होता है, 900 ml। 900 ml अप्रोक्सीमेटली, इसको कहीं कहीं पे 1000 ml भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बोतल होती है 900 ml की, इंक्लूडिंग ब्रास कैप। दूसरी बात, पहली बात तो पिक्नोमीटर क्या होता है, ग्लास बोतल होती है जिसपे किसकी कैप लगी होती है, ब्रास की कैप। टॉप डाया कितना होता है, 6 mm। दूसरी बात, ये जो मेथड है, इस मेथड्स को अपन वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी यूज करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी यूज करते हैं। और जब भी आप इस मेथड से वाटर कंटेंट निकालोगे तो पहले से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, पहले से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। बस देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे ना, तब आप ड्राई सॉइल सैंपल का यूज करोगे, और वाटर कंटेंट निकालोगे जब आप वेट सॉइल सैंपल, वेट का मतलब गीली सॉइल, या फिर आप मॉइस्ट सॉइल सैंपल का यूज करोगे, ठीक है। ड्राई का कब यूज करते हो आप, जी निकालने के लिए, और मॉइस्ट या फिर गीली सॉइल का कब यूज करते हो, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हो तब। आगे बात समझ। तो ये आपको एक दो बातें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर, अ पिक्नोमीटर इज अ ग्लास जार, मतलब छोटी सी बोतल होती है, ऑफ अबाउट 1 लीटर कैपेसिटी। अबाउट कितनी होती है, 1 लीटर की कैपेसिटी, और एग्जैक्टली देखें तो 900 ml का होता है, ठीक है, 1 लीटर कैपेसिटी, एंड फिटेड विद अ ब्रास कॉनिकल कैप। कॉनिकल का मतलब कॉन शेप की होती है, शंकु देखा होगा ना आपने, इस तरह का, ये ऐसा, इस तरह का, इस शेप की आपकी क्या लगी थी, ऊपर एक कॉप, जो ऊपर से भी क्या रहती है, ओपन रहती है, ऊपर से भी, यहां से भी क्या रहती है, ओपन, बाई मीन्स ऑफ स्क्रू टाइप कवर। ऊपर स्क्रू टाइप का क्या लगा होता है, कवर। द कैप हैज अ स्मॉल होल ऑफ 6 mm डायमीटर एट इट्स एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप पे, सीड्स पे। एपेक्स का मतलब क्या होता है, सीड्स पे, सबसे ऊपर की तरफ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द पिक्नोमीटर मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट
कैन बी यूज्ड ओनली इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन। मैंने अभी बताया था, यह बात ध्यान रखना भैया, पिक्नोमीटर को कब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब इसका फॉर्मूला देखते हैं पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट निकालने का, तो उस फॉर्मूले के अंदर जो टर्म आती है उस टर्म में जी भी इंक्लूड होता है। तो जी आपको पहले से पता होना चाहिए, जी आपको पहले से क्या होना चाहिए, पता। अदरवाइज आप इससे जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसका ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं खाली पिक्नोमीटर। जो खाली पिक्नोमीटर था उसको ले लिया। खाली का मतलब आपके पास में ग्लास की बोतल है, उसके ऊपर ब्रास कैप लगा हुआ है। ठीक है, उसका वेट ले लेते हैं जिसको बोल देते हैं अपन W1। यदि मास की फॉर्म करेंगे तो M1 हो जाएगा, वेट की फॉर्म में करेंगे तो W1। अब अपन क्या करते हैं कि जिस सॉइल सैंपल का आपको वाटर कंटेंट निकालना है उस सॉइल सैंपल को इस बोतल के अंदर रख देते हैं अपन। ये मैंने रख दिया सॉइल सैंपल, ये मेरा क्या हो गया सॉइल। ठीक है, और सॉइल से भरे हुए पिक्नोमीटर का अपन वेट लिख देते हैं W2। कितना लिख देते हैं वेट, W2 लिख देते हैं। ठीक, अब तीसरी कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि जो ये पिक्नोमीटर है जो सेकंड कंडीशन में था, जिसके अंदर मैंने क्या भर रखा था, सॉइल भर रखा था, जिसके अंदर मैंने क्या भर रखा था, सॉइल भर रखा था। अब जो भी खाली पिक्नोमीटर बचा है उस पिक्नोमीटर के अंदर मैं किसको फिल कर दूंगा, वाटर को फिल कर दूंगा। किसको फिल कर दूंगा, वाटर। और सॉइल और वाटर से भरे हुए पिक्नोमीटर का वेट मेजर कर लूंगा और उस वेट को मैं नाम दे देता हूं W3। क्या नाम दे देता हूं, W3। अब फोर्थ स्टेट में क्या करते हैं कि ये जो पिक्नोमीटर है थर्ड कंडीशन के अंदर, इसको कंप्लीटली खाली कर देते हैं। मतलब इसके अंदर पानी और जो सॉइल था उसको खाली कर देते हैं पूरा का पूरा। और खाली करने के बाद अपन क्या करते हैं, खाली करने के बाद अपन क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर में क्या भर लेते हैं, वाटर। पूरे के पूरे पिक्नोमीटर में क्या फिल कर लेते हैं, वाटर। ये मैंने वाटर फिल कर दिया। और इस समय जो पिक्नोमीटर का वेट आता है उसको अपन बोल देते हैं W4। तो ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया, खाली पिक्नोमीटर W1, सॉइल से भरा हुआ पिक्नोमीटर W2, सॉइल पानी से भरा हुआ पिक्नोमीटर W3। खाली करने के बाद में ओनली वाटर से भरा हुआ पिक्नोमीटर का वेट कितना हो जाएगा, W4। ठीक है, अब W1, W2, W3, W4 और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड का G, इन चारों का यूज करके अपन क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया इसी को यहां पे लैंग्वेल फॉर्म में लिखा है। तो लैंग्वेल फॉर्म में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर इज डिटरमाइंड। क्या बोला, सबसे पहले जो एम्प्टी पिक्नोमीटर है, खाली पिक्नोमीटर है, इसका क्या मेजर कर लो, वेट। और उस वेट को आप क्या नाम दे दो, W1 इन द ड्राई कंडीशन। ठीक है, मतलब पिक्नोमीटर सूखा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए पिक्नोमीटर, ड्राई होना चाहिए। वेट कितना, W1। देन दी सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज प्लेस्ड इन द पिक्नोमीटर एंड इट्स वेट विद द सॉइल इज डिटरमाइंड। फिर क्या बोला है कि इसके अंदर आप क्या करो, जो आपका सॉइल सैंपल था जिसका आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, उसको पिक्नोमीटर के अंदर रख दो। अंदर रखने के बाद में आप वेट निकाल दो और उस वेट को क्या नाम दे दो, W2। उस वेट को आप क्या नाम दे दो, W2 नाम दे दो। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर इज देन ग्रेजुअली फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर और केरोसिन। ठीक है, फिर क्या बोला है कि आपने क्या किया, पिक्नोमीटर था उसके अंदर सॉइल डाल दी। सॉइल डालने के बाद में जो खाली पोर्शन बचा है उसके अंदर ग्रेजुअली का मतलब बहुत ही धीरे धीरे क्या डाल दो, या तो वाटर डाल दो या फिर केरोसिन डाल दो। ठीक है, वाटर डालते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, केरोसिन डालते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल बोले तो सिल्ट और क्ले के लिए डालते हैं अपन। द एंट्रैप्ड एयर शुड बी रिमूव आइदर बाई जेंटल हीटिंग एंड विगरस सेकिंग और बाई अप्लाइंग वैक्यूम। अब क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये जो सॉइल सैंपल होता है ना, उस सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कुछ एयर एंट्रैप्ड रह जाती है। एंट्रैप्ड का मतलब हो गया ये एक सॉलिड, दूसरा सॉलिड, तीसरा सॉलिड, चौथा सॉलिड। इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो ये मान लो कुछ एयर थी, ये एयर यहां पे फंस गई। अब इस एयर को बाहर कैसे निकालना है, तो या तो आप क्या करो, धीरे धीरे हीट अप्लाई करो उसको, या फिर आप क्या करो, उसके अंदर वैक्यूम अप्लाई करो, जिससे क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे।
सॉलिड के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। जैसे ये ऊपर वाले दोनों सॉलिड के पार्टिकल्स दूर होंगे, बीच में से एयर क्या निकल जाएगी, बाहर। बीच में से एयर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो एंट्रैप्ड एयर को भी रिमूव करना धीरे धीरे क्या है, जरूरी है। द वेट ऑफ द पिक्नोमीटर सॉइल एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड W3 केयरफुली। अब जो पिक्नोमीटर था सेकंड कंडीशन में सॉइल से भरा हुआ, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया और उसका केयरफुली वेट मेजर कर लो और उस वेट को आप क्या नाम दे दो, W3। क्या नाम दे दो, W3। लास्टली द बोतल इज एम्प्टीड, truly cleaned and filled with distilled water or kerosene and its weight taken W4। फिर आप क्या करो, उस बोतल को पूरा का पूरा खाली कर दो, बढ़िया क्लीन कर दो, यहां पे लिखा है, ठीक है, क्लीन करो। और उसके अंदर या तो क्या भर लो, वाटर, या फिर क्या भर लो, केरोसिन, ठीक है। और उसका वेट मेजर कर लो और उसका नाम क्या दे दो, W4। पिक्नोमीटर में ये देखो, एक ग्लास की बोतल दिख रही है आपको, ये आपकी ग्लास की बोतल है, इसके ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये ब्रास की कैप है, ठीक है। इसका देखो ये ऊपर से खुला है, टॉप डाया कितना है, 6 mm है, ठीक है। ये सारे पास में जो ये दिख रही है आपको ट्यूब्स वगैरह, इनके अंदर क्या भर रखा है, वाटर, केरोसिन भर रखा है, जो इसके अंदर पोर्ड करने के लिए काम आएगा, डालने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ऐसी आपको देखने को मिलेगी यदि आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो पिक्नोमीटर। अब जो अपन ने लाइनें पढ़ी थी उसी को अपन ने डायग्रामेटिक फॉर्म में बना लिया कि ये आपका खाली पिक्नोमीटर है, ये आपका पिक्नोमीटर है W1। पिक्नोमीटर के अंदर क्या डाल दिया, मॉइस्ट सॉइल, W2। पिक्नोमीटर के अंदर सॉइल डाल दिया, वाटर डाल दिया, कितना हो गया, W3। और पिक्नोमीटर के अंदर ओनली केयरफुली क्या डाल दिया, वाटर, ओनली वाटर, तो कितना हो गया, W4। तो आपको 4 स्टेप में W1, W2, W3 और W4 डिटरमाइन कर लेना। अब आपको डिटरमाइन क्या करना, वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, जिससे आप इजीली क्या निकाल सकते हो, वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। तो अब देखिएगा यहां से अपन वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को अपन कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो इधर आओ, अपन मेजर करते हैं कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा। तो देखो जो ये आपको W2 दिख रहा है, इस W2 में देखो कौन कौन इंक्लूड होगा। W2 में कौन है, एक तो आपका पिक्नोमीटर है, खाली पिक्नोमीटर का वेट कितना है, W1 है कि नहीं है, W1। दूसरा देखो इसके अंदर कौन भरी हुई है, मॉइस्ट सॉइल, कौन भरी हुई है, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्या क्या प्रेजेंट होगा, सॉलिड वाटर और एयर, सॉलिड वाटर और एयर। तो बताओ इस कंडीशन में मॉइस्ट सॉइल का वेट कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर कि जो मॉइस्ट सॉइल का वेट आने वाला है उसके अंदर आएगा वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0, नेग्लेक्टेड। तो यहां से वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो देखो W2 बराबर कितना आ गया, पिक्नोमीटर का वेट W1 प्लस मॉइस्ट सॉइल के अंदर कौन कौन आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब मुझे यहां से डिटरमाइन करना है वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर को देखो कैसे डिटरमाइन करूं, वेट ऑफ वाटर को देखो कैसे डिटरमाइन करूं। तो W बराबर W2, ये W1 राइट हैंड साइड में प्लस का था, यदि मैं लेफ्ट में भेजना चाहूं तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अब वेट ऑफ सॉलिड भी किस में है, प्लस में। यदि इसको मैं दूसरी साइड भेजना चाहूंगा तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो मेरे पास में जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल था उसमें कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, W2 माइनस W1 माइनस कितना हो जाएगा, WS। और ये इक्वेशन देखो मैंने यहां पे लिखी है, W बराबर W2 माइनस W1 माइनस कितना हो जाएगा, WS। ठीक, आई थिंक इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट देखिए, जो वाटर कंटेंट होता है, इस वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ वाटर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या है, W2, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, W2 माइनस W1 माइनस कितना हो जाएगा, WS, अपॉन में कितना देखो, WS। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरचेंज करो। तो यहां पे देखो W2 माइनस W1 को एक ब्रैकेट में ले लो, W2 माइनस W1 को एक ब्रैकेट में ले लो, अपॉन में कितना आ जाएगा, WS।
दोनों के बीच में यहां देखो क्या लगा हुआ, माइनस WS अपॉन में कितना आ जाएगा, WS। अब WS से WS देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, W2 माइनस W1 अपॉन WS। देखो W2 माइनस W1 अपॉन क्या बचेगा, WS। माइनस में कितना बचेगा, 1। WS अपॉन WS कितना हो जाएगा, 1। ये मेरा वाटर कंटेंट की इक्वेशन बन गई। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो ये इक्वेशन कहां से बनी है, तो ये इक्वेशन जरा देखो ध्यान से देखिएगा, W4 के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड था, ठीक है। अब देखो W4 के अंदर कौन कौन था, एक तो था W1, पिक्नोमीटर खुद था, पिक्नोमीटर खुद था, प्लस इसके अंदर क्या था, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कौन सा वाला, जो इसको पूरा का पूरा पिक्नोमीटर को भर दे, था कि नहीं था। तो यहां से मुझे बताओ कि W4 बराबर क्या आएगा, W1 प्लस WW। तो यहां से मुझे बताइए कि WW कितना आएगा, W4 माइनस कितना आ जाएगा, W1। W4 माइनस कितना आ जाएगा, W1। आ गया कि नहीं आ गया। अब W4 माइनस W1 को मुझे लेके आना है W3, W1, WS और इनकी फॉर्म में। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये वाली चीज कहां से लेके आए आप, तो अभी देखो आपको बताते हैं। देखो G का फॉर्मूला क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और गामा W को मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, गामा W लिख देता हूं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। तो यहां से मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन G इंटू गामा W के बराबर। वेट ऑफ सॉलिड इंटू G इंटू क्या होगा, गामा W। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई, वेट ऑफ सॉलिड गामा W अपॉन G। अब ये गामा W कहां से आया सर बताओ, तो ये भी बताते हैं आपको, देखो कैसे आया। अब देखो गामा W बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, होता है कि नहीं होता। तो यहां से मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे ये मतलब ये जो है ना, ये गामा W का मल्टीप्लीकेशन कहां से आया, तो यहां से ये देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे आया। अब देखो यहां से निकालो वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 को एक बार ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने में देखो, अभी आप इक्वेशन थोड़ा ये ध्यान में रखना कि VS बराबर होता है WS अपॉन G इंटू गामा W, ठीक है। और एक इक्वेशन मेरे पास में थी WW बराबर VW इंटू गामा W, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूस नंबर 3 और 4 को एक बार ध्यान से देखिएगा, तो देखो दोनों में क्या इंटर रिलेशन बनेगा। तो देखो कंडीशन नंबर जो 3 थी, इस 3 में कौन कौन प्रेजेंट है, सॉइल और वाटर प्रेजेंट है। कंडीशन नंबर 4 के अंदर कौन प्रेजेंट है, कंडीशन नंबर 4 के अंदर आपका प्रेजेंट है ओनली वाटर। कौन प्रेजेंट है, ओनली वाटर। तो देखो इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब देखो जितना 3 के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट था, ठीक है, उतना ही 4 के अंदर क्या आ गया, एक्स्ट्रा वाटर आ गया। क्या आ गया, एक्स्ट्रा वाटर। अब ये वाटर तो 3rd में भी प्रेजेंट था, ये वाटर तो 4 में भी प्रेजेंट है कि नहीं है कि नहीं है भैया, प्रेजेंट है। अब देखो ये जो सॉइल है, इस सॉइल में भी कौन कौन प्रेजेंट होगा, कुछ पार्ट में तो सॉलिड और कुछ पार्ट में कौन प्रेजेंट होगा, वाटर। कुछ पार्ट में सॉलिड और कुछ पार्ट में कौन प्रेजेंट होगा, वाटर। अब देखो जितना पहले यहां पे वाटर प्रेजेंट था सॉइल में, उतना ही वाटर अब किस में आ गया, कंडीशन नंबर 4 में। इसका मतलब है कंडीशन नंबर 3 और 4 को आप कंपेयर करोगे तो जो नया वाटर आया है, वो नया वाटर किसकी जगह पे आया, सॉलिड की जगह पे। जो न्यू वाटर आया है, वो न्यू वाटर किसकी जगह पे आया, सॉलिड की जगह पे आया। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा 3rd कंडीशन के अंदर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स्ट्रा ऐड होगा कौन सी कंडीशन में, 4th नंबर कंडीशन में।
कौन सी नंबर कंडीशन में ऐड होगा? फोर्थ नंबर कंडीशन में। इसका मतलब जो आपने फोर्थ नंबर कंडीशन में एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है उस वाटर का वेट कितना आएगा? VW इंटू गामा डब्ल्यू। कितना आएगा? VW इंटू गामा डब्ल्यू। और VW किसके बराबर है? VS के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो गया? WS अपॉन G इंटू कितना हो जाएगा? गामा डब्ल्यू। तो जैसे ही आप जो ये VS था इसका फॉर्मूला यहां पे लगोगे तो WW बराबर कितना आ जाएगा? WS अपॉन G इंटू गामा डब्ल्यू इंटू में क्या आ जाएगा? गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो जो आपको नेक्स्ट इक्वेशन दिख रही थी इसके अंदर जो ये WS गामा डब्ल्यू अपॉन GS इंटू गामा डब्ल्यू था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कंडीशन नंबर 4 के अंदर आपने कितना एक्स्ट्रा वाटर को ऐड किया है, एक्स्ट्रा कितना वाटर ऐड किया है। अगली बात समझ में। और सिमिलरली अपन इंटर रिलेट करके W4 माइनस W1 की वैल्यू कितनी निकाल देते हैं? W3 माइनस W1। W3 में जो था पिग्नोमीटर को हटा दिया तो पीछे कौन बचा? सॉइल। सॉइल और सॉइल के साथ में कौन बच गया? जैसे देखो W3 था, इस W3 में देखो कौन कौन है? W3 में कौन कौन है? देखो सॉइल, वाटर और पिग्नोमीटर। तो W1 पिग्नोमीटर का, सॉइल का मैं मान लेता हूं एक बार से W सॉइल प्लस W ऑफ वाटर जो मैंने ऐड किया है, वेट ऑफ एडेड वाटर। ठीक है, अब W3 में से W1 को आप माइनस कर लो। जैसे ही आप W3 में से W1 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर ऐड, जो आपने थर्ड कंडीशन में ऐड किया। अब सॉइल के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? तो आपको पता है सॉइल के अंदर यदि मॉइस्ट सॉइल है तो उसके अंदर किस किस का आएगा भैया अमाउंट? एक तो सॉलिड का, दूसरा किसका आएगा? वाटर का। दूसरा किसका आएगा? वाटर का। ठीक है, तो ये सॉइल है, इसकी जगह अपन रख देते हैं वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट किसके अंदर? जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट था। यहां पे आएगा वेट ऑफ वाटर एडेड, वेट ऑफ वाटर एडेड जो आपने वाटर पहले से ऐड किया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि पानी कितने अमाउंट का है। तो पानी का अमाउंट देखो, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। यहां पे प्लस में कौन आ रहा है? WS। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? W3 माइनस W1 है। तो आप क्या करोगे? W3 माइनस W1 माइनस कितना कर दोगे? WS। W3 माइनस W1 माइनस कितना कर दोगे? WS। ठीक है, और जो अपना जो वेट आ रहा है, जहां पे कौन प्रेजेंट था? सॉलिड प्रेजेंट था। उसके अंदर जो वेट आया था कौन सी कंडीशन में? 4 नंबर में। और उसका अभी मैंने निकाल के बताया था वेट कितना था? WS गामा डब्ल्यू अपॉन GS इंटू गामा डब्ल्यू। तो जब आपका फोर्थ कंडीशन में जो वाटर है, फोर्थ कंडीशन में जो वाटर है उसमें से आप पिग्नोमीटर का वेट माइनस करोगे तो आपको जो कंप्लीटली वाटर का वेट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? W3 माइनस W1 माइनस WS प्लस WS अपॉन GS इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखो GS से GS क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे अपन? इस यहां से निकालेंगे WS। यहां से क्या निकालेंगे? WS। तो देखो WS कैसे निकालते हैं यहां से? तो देखो इधर आओ, यहां से आपका कितना? W4 माइनस W1 बराबर W3 माइनस कितना है? W1। W3 माइनस W1 माइनस, यहां से आप लोग क्या करो, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मैं ऐसे लिख दूं, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट कर लिया, यहां पे क्या बचेगा? WS अपॉन GS प्लस का माइनस में कितना आ जाएगा? WS। माइनस में कितना आ जाएगा? WS। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप लोग क्या करो कि ये जो W4 माइनस W1 है और ये जो W3 माइनस W यहां पे प्लस का है, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो पूरा इधर प्लस में था, राइट में, लेफ्ट में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो देखो अभी तक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W1 बराबर बराबर, यहां से WS को ले लो आप कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा? 1 अपॉन GS माइनस 1। क्या बचेगा? 1 अपॉन GS माइनस 1। अब आप राइट हैंड साइड से क्या करो? GS को ले लो कॉमन। GS को क्या ले लो? कॉमन। तो यहां पे पीछे क्या बच जाएगा? 1 माइनस GS। 1 माइनस क्या बच जाएगा? GS बच जाएगा। तो यहां से देखो WS कितना आएगा? तो इधर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या चल रहा है? W4 माइनस W1 माइनस W3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस W1। होगा कि नहीं होगा?
हो जाएगा। अब ये माइनस का W1 ये प्लस का W1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। W1 से W1 कट गया, पीछे कितना बच जाएगा W4 माइनस W3, W4 माइनस W3 बराबर में क्या चल रहा है WS इंटू G माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है G। तो यहां से बताओ दोस्त ये WS कितना आ जाएगा, तो यहां से मेरा WS बराबर आ जाएगा, WS बराबर आ जाएगा W4 माइनस W3, W4 माइनस W3 इंटू ये जो G माइनस 1 अपॉन G है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा G अपॉन G माइनस 1, G अपॉन G माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई WS की। ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है वाटर कंटेंट की, इस इक्वेशन के अंदर देखो W2 माइनस W1 तो है, इसमें जैसे ही आप WS को पुट करोगे, WS को पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा वाटर कंटेंट मिल जाएगा। और WS की वैल्यू कितनी है, तो WS की वैल्यू देखो ये रही W4 माइनस W3 G अपॉन G माइनस 1, तो W बराबर कितना आ जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W3 इंटू क्या होगा G अपॉन G माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। और इसको आप और अच्छे से रीअरेंज करके लिखोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी W इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू ये G माइनस 1 कहां जाएगा ऊपर, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 100। W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 100। ये आपका किसका फॉर्मूला बनेगा वाटर कंटेंट का। तो कैसे आपको वेट ऑफ वाटर निकालना है, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है, वो मैंने आपको बताया। आपको लैब में डायरेक्टली क्या करना है W1 W2 W3 W4 डिटरमाइन करना है और 1 2 3 4 की वैल्यू डालनी है, G की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपको क्या मिल जाएगा वाटर कंटेंट। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस मेथड से वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखोगे जैसे ही आपके पास में WS आया, WS को देखो आपने फॉर्मूले में पुट किया W3 माइनस W4 अपॉन G माइनस 1 इंटू G माइनस 1 कर लिया आपने। अब ये देखो G माइनस 1 कहां आ जाएगा ऊपर, तो यहां पे क्या बचेगा W2 माइनस W1 W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा G माइनस 1 बच जाएगा। यदि आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो इसको 100 से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब देखो रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर इज डिफिकल्ट फ्रॉम कोहेसिव सॉइल, हेंस दिस मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। अब होता क्या है कि जो आपके पास में कोहेसिव सॉइल होती है, और मैंने आपको बताया था कि कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है जिसके अंदर कोहेजन प्रेजेंट हो। कोहेजन प्रेजेंट हो इसका मतलब फाइन ग्रेन सॉइल। कौन सी सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या होनी चाहिए बॉन्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, बाइंडिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। और फाइन ग्रेन सॉइल में कौन कौन कंसीडर होता है, एक तो आपका सिल्ट और दूसरा आपका क्या होता है क्ले। अब फाइन जो सॉइल होती है ना उसमें जो वॉइड की साइज होती है वो भी फाइन रहती है, जो बीच में रिक्तिकाएं रहती है उन रिक्तिकाओं का जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और उसका आकार इतना छोटा होता है कि यदि वहां पे कोई एयर एंट्रैप्ड हो गई तो उसको रिमूव करना क्या होता है डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जब तक आप कंप्लीटली एयर को रिमूव नहीं कर पाओगे तब तक आप एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, और आपके पास में एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा तो आप एग्जैक्टली वाटर कंटेंट को डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए इस मेथड्स को यूज करते हैं कोहेजनलेस सॉइल के लिए। कोहेजनलेस सॉइल बोले तो कोर्स ग्रेन सॉइल। कौन सी सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब जिसके अंदर वॉइड्स की साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह मेथड आपका किसके लिए यूज होता है, ग्रेवल और सैंड के लिए। मेनली किसके लिए यूज होता है, ग्रेवल और सैंड के लिए यूज होता है। नेक्स्ट मेथड है सैंड बाथ मेथड। कौन सा मेथड है, सैंड बाथ मेथड। अब देखो सैंड बाथ मेथड आपका एक फील्ड मेथड है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका जो आपका ओवन ड्राइंग मेथड था उसी की तरह रहेगा, सिमिलर रहेगा। बस इसमें दिक्कत क्या होता है कि एक बर्तन के अंदर अपन हॉट सैंड भर लेते हैं और किसी कंटेनर के अंदर अपन मॉइस्ट सॉइल को लेके आते हैं और उसको इसके अंदर रख देते हैं, और नीचे से एक क्या लगा देते हैं, एक फायर लग कर देते हैं, जिससे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है सैंड को। ये आपकी क्या होती है, हॉट सैंड होती है। ठीक,
और वो ट्रांसफर करती है एनर्जी किसको, वाटर को, वाटर वहां से क्या होता है, इवेपोरेट। बस इस मेथड्स का सबसे गंदी बात क्या है कि इस मेथड्स के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होने की वजह से ये आपका मेथड्स है वो लेस एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी नहीं है इस मेथड्स के अंदर। मतलब इस मेथड्स को आप ऑर्गेनिक सॉइल के लिए या जिप्सम कंटेनिंग सॉइल के लिए यूज करना चाहो तो आप यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या लिखा है इसके अंदर, सैंड बाथ मेथड्स इज अ फील्ड मेथड। फील्ड का मतलब क्या, ग्राउंड के अंदर किया जाएगा जहां पे भी सॉइल है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट दिस मेथड्स इज रैपिड बट नॉट वेरी एक्यूरेट। रैपिड का मतलब फास्ट तो है ये मेथड, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। A sand bath is a large open vessel containing sand filled to a depth of 3 centimeter or more। इसके अंदर क्या होता है कि सैंड बाथ एक लार्ज ओपन वेसल होता है, बड़ा सा एक बर्तन होता है जिसके अंदर क्या भर रखी होती है, सैंड भर रखी होती है, जिसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। द सॉइल सैंपल इज टेकन इन अ ट्रे। अपन ऐसी एक ट्रे लेंगे, उस ट्रे के अंदर क्या रख देंगे, सॉइल सैंपल को रख देंगे, ठीक है। द सैंपल इज क्रम्बल एंड प्लेस्ड लूजली इन द ट्रे। सैंपल है ना, उसको ऐसे मतलब ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी है, पार्टिकल्स मतलब दूर दूर हो ऐसा रखना है, मतलब स्पेस ज्यादा होनी चाहिए जिसलिए इजीली क्या हो, वाटर आपका इवापोरेट हो सके। अ फ्यू पीसेज ऑफ व्हाइट पेपर आर ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द सैंपल। और इसी सैंपल पे अपन क्या करते हैं, कुछ व्हाइट पेपर के पीसेज रख देते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट पेपर जिसपे आप लिखते हो, उसके पीसेज रख देते हैं। अब इसका व्हाइट पेपर का यूज क्या है ये भी आगे बताऊंगा, देखना। द ट्रे इज वेड एंड मास ऑफ वेट सैंपल इज ऑब्टेन्ड। वही आपके पास में सबसे पहले खाली ट्रे का मास ले लिया W1, फिर आपने क्या किया, इस ट्रे के अंदर डाल दिया किसको, सॉइल को। इस ट्रे के अंदर किसको डाल दिया, सॉइल को, और इस सॉइल का वेट निकाल दिया कितना, W2। तो W2 में कौन कौन आ जाएगा, W1 प्लस वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। अब ये देखो, ये खाली पेपर रखे, ये खाली पेपर क्यों रखे, क्योंकि यदि मान लो कि सॉइल यदि ज्यादा गर्म हो रही है तो इन पेपर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। व्हाइट पेपर का कलर क्या हो जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि अब ओवर हीटिंग हो रही है। ओवर हीटिंग का मतलब है कि क्रिस्टलाइन वाटर यहां से बाहर जा सकता है, तो उस समय अपन टेस्ट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। द ट्रे इज देन प्लेस्ड ऑन द सैंड बाथ। ट्रे को किस में रख देते हैं, सैंड बाथ, जो भी आपकी गर्म मिट्टी होती है उसके अंदर। द सैंड बाथ इज हीटेड ओवर अ स्टोव। और नीचे एक स्टोव लगा देते हैं और स्टोव से अपन सैंड बाथ को क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। ड्राइंग टेक्स अबाउट 20 to 60 मिनट। और उसको क्या करते हैं, 20 से 60 मिनट तक सुखाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास का समय देते हैं अपन, जिससे वो सॉइल को क्या कर सके, ड्राई कर सके। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल है तो थोड़ा कम समय रखेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल है तो थोड़ा ज्यादा समय रखेंगे। डिपेंड करता है कि इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर टेम्परेचर भी क्या रखना है और टाइम भी क्या रखना है। ड्यूरिंग हीटिंग द स्पेसिमेन इज टर्न्ड विद अ प्लेट नाइफ। ओवर हीटिंग ऑफ द सॉइल शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो आपका स्पेसिमेन है ना, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ओवर हीटिंग पे। द व्हाइट पेपर टर्न्स ब्राउन व्हेन ओवर हीटिंग अकर। और उस समय क्या हो जाएगा, जो आपने व्हाइट पेपर रखा था ऊपर ओवर हीटिंग पे टाइम पे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो, थोड़ा बुरा बुरा सा होना है, मतलब ऐसा है कि वो पेपर भी जलना चालू होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अब ओवर हीटिंग हो रही है और अब आपको क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को कम करना चाहिए। द ड्राइंग शुड बी कंटिन्यू टिल द सैंपल अटेन अ कांस्टेंट मास। ड्राइंग आपको तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक सॉइल सैंपल एक कांस्टेंट मास को अचीव ना कर ले। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि कंटिन्यूअसली वाटर इवेपोरेट होता रहा तो सॉइल सैंपल का मास क्या होगा, कम। जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद में क्या बचेगा, सॉलिड। और सॉलिड का मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब आपका सॉइल कांस्टेंट मास को अचीव कर लेगा उस समय अपन मान लेंगे कि क्या हो गया, आपका जो इवेपोरेशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। When drying is complete, the tray is removed from the sand bath, cooled and wet. अब क्या होगा, जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो अपन क्या करते हैं, ट्रे को सैंड बाथ में से रिमूव कर लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसका क्या कर देते हैं, वेट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आप ये लेके आए ट्रे को, सॉइल सैंपल को ठंडा करने के बाद में जैसे ही आप सॉइल सैंपल को ठंडा करके लाओगे तो इसमें पीछे बचेगा क्या, सॉलिड, वाटर तो चला गया। और इसमें जो वेट आ रहा है उसको आप लिख दो W3।
तो W3 कितना हो जाएगा, W3 आपका हो जाएगा W1 ट्रे का वेट प्लस कौन आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा, W3 माइनस W1 के बराबर होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? द वाटर कंटेंट इज डिटरमाइंड एज WW अपॉन WS। वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन कर लोगे, WW अपॉन WS से। और इसी का यदि अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100। अब ये W2 क्या है, वही ओवन ड्राइंग वाला। W2 में कौन कौन इंक्लूड होगा, एक तो ट्रे प्लस सॉइल। W1 में कौन आएगा, ट्रे। W3 में कौन आएगा, ट्रे प्लस ड्राई सॉइल। और W1 में फिर कौन आ जाएगा आपका, ट्रे आ जाएगा। ड्राई सॉइल का मतलब है वहां पे कौन आएगा, सॉलिड, क्योंकि एयर का तो वेट कितना होता है, 0 होता है। तो ये आपको देखो कुछ एक्सपेरिमेंटली दिखा रखा है। सबसे पहले ये जो आपका खाली बर्तन था, इसका आपने वेट मेजर कर लिया W1। क्या मेजर कर लिया, W1। ठीक है, नीचे ये देख रहे हो, ये आपका वेइंग इक्विपमेंट है जहां से अपन वेट मेजर करते हो। फिर इसके अंदर देखो आपने सॉइल को फील कर लिया, फील करने के बाद में कंटेनर के साथ वेट ले लिया और वो वेट कितना आ गया, W2। कितना आ गया, W2। अब आप देख रहे हो, देखो नीचे ये स्टोव लगा रखा है, ये आपका स्टोव है, और इसके अंदर देखो ये सैंड भरी हुई कि नहीं भरी हुई है, ये सैंड भरी हुई है। ठीक है, थिकनेस क्या है, काफी कम है। ठीक है, और जो आपका सॉइल सैंपल था जिसको आपको वाटर कंटेंट निकालना, उसको देखो इस ट्रे के अंदर ले जाके रख दिया, तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेटेड। इवेपोरेट होने के बाद में जो ये ड्राई सॉइल बचेगी, ये क्या है, ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल प्लस ये जो कंटेनर था, इन दोनों के वेट को अपन क्या बोल देंगे, W3। क्या बोल देंगे, W3। और यहां से अपन क्या निकाल देंगे, वाटर कंटेंट निकाल देंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है। मतलब जैसा आपका ओवन ड्राइंग था वैसे ही आपका कौन सा मेथड है, सैंड बाथ मेथड। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका अलग अलग है। ठीक, अगला आपका मेथड्स आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड्स के अंदर क्या होता है, एक अपन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है मॉइस्चर मीटर। क्या नाम होता है, मॉइस्चर मीटर। जैसे अपन ने टॉर्जनल बैलेंस पे एक मीटर यूज किया था, वैसे ही मॉइस्चर मीटर होता है। ये भी आपको W' की वैल्यू बताता, मतलब इनडायरेक्टली वाटर कंटेंट बताता। क्या बताता, वाटर कंटेंट। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर स्मॉल मतलब 5 से 7 ग्राम का सॉइल सैंपल डालते हैं। ठीक है, ये आपका मॉइस्ट सॉइल सैंपल है। क्या है, मॉइस्ट सॉइल सैंपल। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मॉइस्चर टेस्टर। ठीक है, मॉइस्चर टेस्टर। इस मॉइस्ट सॉइल सैंपल के अंदर अपन ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको सेक करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो इसमें से क्या होती है, जैसे ही अपन कैल्शियम कार्बाइड ऐड करते हैं, यहां से एसिटिलीन गैस रिमूव होती है। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला था C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये गैस यहां से रिलीज होती है। और इस मीटर के अंदर क्या लगा रहता है, ऊपर की तरफ एक डायफ्राम लगा रहता है। डायफ्राम का मतलब पर्दा लगा रहता है। ठीक है, और ये गैस है, ये इस डायफ्राम से जाके टकराती है। जैसे ही डायफ्राम से जाके टकराएगी, डायफ्राम पे क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने से ये जो मॉइस्चर के अंदर जो मीटिंग लगा हुआ है, ये डायल लगा हुआ है, इस डायल की पोजीशन में क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस। और डायल की पोजीशन चेंज होती है, उससे अपन इनडायरेक्टली क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं, W' डिटरमाइन कर लेते हैं। आगे बात समझिए। तो यहां से पूछ सकता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो ये जो आपका CaC2 है, ये रिएक्ट करता है जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है उससे, और यहां से कौन सी गैस रिलीज करता है, C2H2 प्लस क्या बनता है, CaOH2 बनता है। ये भी आपका कैसा है, रैपिड मेथड है, फास्ट मेथड है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसको भी करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, दिस मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट makes use of the fact that when water reacts with calcium carbide, क्या बोला है, जब आपका पानी कैल्शियम कार्बाइड के साथ में रिएक्ट करता है, एसिटिलीन गैस C2H2 इज प्रोड्यूस्ड। वहां से कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस। और वो किससे जाके स्टिक करती है, किससे जाके टकराती है, डायफ्राम से, पर्दे से जाके। और वहां से जो मीटर लगा रहता है, उस मीटर से अपने क्या मिलता है, इनडायरेक्टली वाटर कंटेंट मिलता है। तो ये CaC2 था कैल्शियम कार्बाइड। वाटर को ऐड किया, क्या निकला यहां से, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस निकल गई, ये C2H2। और यहां पे आपका क्या बन गया, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है,
द वाटर कंटेंट of the soil is determined indirectly from the pressure of acetylene gas formed. जो एसिटिलीन गैस है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, डायफ्राम से, उससे अपन इनडायरेक्टली क्या मेजर करते हैं, वाटर कंटेंट मेजर करते हैं. किसका वाटर कंटेंट, सॉइल का वाटर कंटेंट. द इंस्ट्रूमेंट यूज इज नॉन एज मॉइस्चर टेस्टर. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, मॉइस्चर टेस्टर. कि जो मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए काम है, कुछ भी नहीं, सिलेंड्रिकल वेसल होता है, उसके ऊपर क्या लगी रहती है, उसके ऊपर लगा रहता है एक डायल गेज लगा रहता है, मीटर लगा रहता है, जिससे अपन वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, डायग्राम में देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा मीटर, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप का है, इसके अंदर अपन क्या भरते हैं, सॉइल. ऊपर देखो ये मीटर लगा हुआ है. आगे बात समझ में आ गई, नहीं आ गई. और यहाँ पे ये देखो सारे इक्विपमेंट है, जो भी आपको चाहिए, वेट मेजर करने का चाहिए, एसिटिलीन वगैरह चाहिए, सब कुछ मिल जाता है. ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, मॉइस्चर टेस्टर हो गया. नेक्स्ट आपका मेथड्स आता है रेडिएशंस मेथड. अब रेडिएशंस आपका कैसा मेथड है, इन सीटू मेथड. इन सीटू का मतलब होता है जो फील्ड में किया जाता है, फील्ड में किया जाता है. अब इस रेडिएशंस मेथड्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि जिस सॉइल का आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, उस सॉइल के अंदर 2 केसिंग्स डालते हैं. क्या डालते हैं, 2 केसिंग डालते हैं. अब आप लोग बोलोगे सर केसिंग क्या होता है, केसिंग कुछ भी नहीं है, अपन ने पाइप डाल दिया. अपन ने क्या डाल दिया, पाइप डाल दिया इसके अंदर. ये मैंने एक पाइप डाल दिया और दूसरा पाइप दूसरी तरफ डाल देता है. ये लो, ये मैंने डाल दिया दूसरा पाइप. ठीक है, ठीक. अब देखो अपन करते क्या है कि जो फर्स्ट नंबर केसिंग थी, उस फर्स्ट नंबर केसिंग के अंदर रखते हैं अपन रेडियो एक्टिव मटेरियल. क्या रखते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल. और जो सेकेंड नंबर केसिंग थी, जो इसके जस्ट अपोजिट में रहेगी, उसके अंदर अपन रखते हैं डिटेक्टर. इधर तो होता है डिटेक्टर, इधर आपका होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल. रेडियो एक्टिव मटेरियल. ठीक है, जनरली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है वो कोबाल्ट 60 होता है. कौन सा होता है, कोबाल्ट 60, जिससे रेडिएशंस अपन निकालते हैं. अब यहां से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, रेडिएशंस निकालता है, और उन रेडिएशन में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स. ठीक है, वो न्यूट्रॉन क्या करेगा, यहां पे जो ये सॉइल सैंपल प्रेजेंट है, यहां पे जो सॉइल प्रेजेंट है, इस सॉइल के अंदर जो ये वाटर प्रेजेंट है, वाटर का जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ आके टकराता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ आके टकराता है, फिर जाके किस में भिड़ता है, डिटेक्टर पे. तो जैसे ही ये रेडिएशन वाटर के साथ में स्ट्राइक करता है, तो इसके पास में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का लॉस होता है. उससे अपन इनडायरेक्टली मेजर करते हैं कि कितना वाटर वहां पर प्रेजेंट है. ज्यादा लॉस हो रहा है तो ज्यादा वाटर कंटेंट, कम लॉस हो रहा है तो कम वाटर कंटेंट. 2 केसिंग, रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक तरफ डिटेक्टर लगा होता है. ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है. आपको पता है ऐसा लैब में तो किया नहीं जा सकता, ग्राउंड में ही करेंगे. तो यहां पे क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल. आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे आपके पास में कुछ एटम्स जो एक ही जगह में प्रेजेंट हो, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर. ठीक है, तो उनका अपन यूज करते हैं. अ डिवाइस कंटेनिंग अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल such as cobalt 60 is placed in a capsule. ठीक है, कोबाल्ट 60 का छोटा सा कैप्सूल लेते हैं, उसको एक केसिंग के अंदर रख देते हैं एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. इट इज देन लोवर्ड इन स्टील केसिंग प्लेस्ड इन अ बोर होल. एक बोर होल बनाते हैं जिसके अंदर अपन केसिंग डालते हैं, केसिंग का मतलब पाइप डालते हैं, और उस पाइप के अंदर किसको रख देते हैं, जो अपन ने कैप्सूल बना रखा था ना कोबाल्ट 60 का, उसको उसके अंदर लोअर करवा देते हैं, नीचे की तरफ भेज देते हैं. द स्टील केसिंग हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन इट्स वन साइड थ्रू विच रेज कैन कम आउट. मैंने अभी डायग्राम बना के बताया ना, ऐसा इस तरीके का. तो आपने देखा होगा जो बॉटम पोर्शन था वहां पे मैंने कुछ ओपन पोर्शन रखा था. ओपन पोर्शन क्या रखा था, क्यों रखा था, जिससे वहां से रेज क्या हो सकते, बाहर निकल सके, कम आउट हो सके, बाहर की तरफ निकल सके. ठीक है, तो हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजंस है, इसलिए रखा गया. अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर स्टील केसिंग. फिर मैंने इधर की तरफ देखो एक दूसरी केसिंग बनाई थी, उस केसिंग के अंदर मैंने किसको रखा था, डिटेक्टर को रखा था. व्हेन ऑल्सो हैज अ ओपनिंग फेसिंग
दैट इन केसिंग जिस तरफ से मेरा रे आ रहा था उसी तरफ मैंने क्या रखा है, डिटेक्टर की भी ओपनिंग रखी है, जिससे रेज वापस डिटेक्टर पे जाके स्ट्राइक कर सके और अपन उसकी जो एनर्जी का लॉस है उसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर देखो, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपके पास में केसिंग नंबर 1 है इधर की तरफ, ये इसके अंदर देखो अपन ने एक कैप्सूल रख दिया। कैप्सूल जनरली किसका होता है, कोबाल्ट 60 का। किसका होता है, कोबाल्ट 60 का। ये स्टील की केसिंग है, स्टील केसिंग। ये आपकी सॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो वाटर है ना, उस वाटर का क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एटम। देखो वाटर किससे बना होता है, H+ और OH-। H+ के साथ में ये रेज क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो यहां से देखो ये रेज निकली, ये इस H+ से टकराई, फिर वापस जाके किसको मिली, डिटेक्टर को मिली। डिटेक्टर दूसरी तरफ की जो केसिंग है उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी फेसिंग है ऑपोजिट है किससे, कैप्सूल से। तो यहां पे क्या लिख दिया, फिर से स्टील केसिंग, और इधर अपन ने क्या लिख दिया, डिटेक्टर।